हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जैसा आप लोग थंबनेल से देख पा रहे होंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ होंगी उनके प्रति जो है हैलोएरिन्स होंगी, हम उनकी क्रियाशीलता देखेंगे कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसके प्रति कितनी ज़्यादा क्रियाशीलता उनकी रिएक्टिविटी होगी और कितनी नहीं होगी। इसमें हम सबसे पहले कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हैलोएरिन्स हैलोएल्केन्स के कंपेयर में कितना इफेक्टिव, कितना रिएक्टिव है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। क्लियर? तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस पड़ाव की। हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये हैलोएरिन्स होते हैं, जो हैलोएरिन्स होते हैं, हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू हैलोएल्केन्स, इन कंपेयर टू हैलोएल्केन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होगा? हमको पता है कि जो हैलोएरिन्स होती हैं वो हैलोएल्केन्स के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होती हैं। न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होंगी उसके प्रति जो होगा हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव होगा, कम क्रियाशील होगा कंपेयर टू हैलोएल्केन्स के। क्लियर? ये एक फैक्ट है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसका रीजंस क्या होंगे वो अभी हम इसी वीडियोस में आगे देखेंगे। ये आपको माइंड में हमेशा बना के रखना है कि जो हैलोएरिन्स होगी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति देखा जाए उनकी क्रियाशीलता हैलोएल्केन्स की तुलना में क्या होगी? कम होगी। और उसके रीजंस क्या है वो अभी हम आने वाले इस वीडियोस में देखेंगे। इसी वीडियो में आगे हम अपने कैरी करेंगे। क्लियर? तो फिर से मैं एक बात रिपीट किए दे रहे हैं, जो हैलोएरिन्स होते हैं वो हैलोएल्केन की तुलना में कम अपक्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति। क्यों होते हैं? आइए उसके रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है? रेजोनेंस। सबसे पहला रीजन क्या होगा? रेजोनेंस। देखिए, अगर हम हैलोएल्केन्स को समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास क्या है? हैलोएल्केन्स। कोई एल्किल ग्रुप होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। क्लियर? अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो बेसिकली क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीन्स पाई बॉन्ड्स होगा, वहां पर रेजोनेंस बनेगा। पाई बॉन्ड मतलब डुअल बॉन्ड होना चाहिए, और आपके पास हैलोएल्केन में एक भी डुअल बॉन्ड नहीं है। हालांकि विनाइल क्लोराइड जो होगा, विनाइल हैलाइड जो होंगे, वहां पर डुअल बॉन्ड पाया जाता है, वहां पे थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो सकता है। तो हमको इतना पता है कि जो हमारे पास हैलोएल्केन्स होगा उसमें रेजोनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रेजोनेंस उसमें होगा ही नहीं। अब हैलोएरिन्स की बात देखते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा भी या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, हमारे पास क्लोरोबेंजीन के कंपाउंड ले लिया जाए। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गया और इसके पास 3 लोन पेयर हो गए। क्लियर? अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है, जाहिर सी बात है डीलोकलाइजेशन उनका होगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर इसके बना के देखें तो क्या होगा? मान के चलिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो गया होगा, तो लोन पेयर इधर आ गए होंगे, इस पर क्या आया होगा? +4, लेकिन इसके लोन पेयर से यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। कुछ इस तरीके से ये बन गया बॉन्ड, और यहाँ पर और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो था ही, क्लोरीन, इसके पास 3 लोन पेयर थे, लेकिन एक लोन पेयर से क्या हुआ? यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये डुअल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो हम इसी में आगे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। इसके कारण यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये पाई इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर आ जाएंगे, क्लियर। और यहाँ पर प्लस चार्ज आया होगा पार्सली, तो प्लस चार्ज और इस लोन पेयर के कारण यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो जैसा स्ट्रक्चर था वो तो वैसा रहेगा ही, क्लियर। अब अगला स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। यही ट्रांसफरेंस का इधर हुआ होगा कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर उधर हो गया होगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके से बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर ये लोन पेयर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये देखो डुअल बॉन्ड क्लोरीन, क्लियर, ठीक। अब देखो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा इस लोन पेयर इस प्लस चार्ज के कारण, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अपना लोन पेयर क्लोरीन जो होगा वापस ले लेगा, क्लोरीन जो होगा अपना लोन पेयर वापस ले लेगा, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डुअल बॉन्ड आ जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्या रह जाएगा फिर सिंगल बॉन्ड। इसके पास पूरे के पूरे 6 लोन पेयर हो जाएंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका जो 3 लोन पेयर था वो पूरा हो जाएगा, क्लियर। तो इसका ये रेजोनेंस आया, इसके कितने रेजोनेंस बन गए, 1 2 3 4 5 रेजोनेंस बन गए। अब रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी है। जो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्टिव कम हो जाएगा। अब इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसके सभी पॉइंटों को हम एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास देख लेंगे डुअल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्लोरीन है और उसके बीच पार्सली डुअल बॉन्ड था, देखो ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे पार्सली डुअल बॉन्ड था, ठीक। और इस पर क्या आया था, प्लस चार्ज भी आया था। बाकी इस पोजीशन पे लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज, माइनस माइनस। अब इसके बॉन्ड फॉर्मेशन देखा जाए सभी सिचुएशन पे इसके क्या है, डुअल बॉन्ड है, तो पार्सली डुअल बॉन्ड आया होगा। देखो इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है तो हमने ये पार्सली डबल बॉन्ड बना लिया, इस पोजीशन पे डुअल बॉन्ड है तो हमने पार्सली यहाँ पे डुअल बॉन्ड ऐसे बना लिया, इस पोजीशन पे डुअल बॉन्ड है तो हमने इसका डुअल बॉन्ड यहाँ पे पार्सली बना लिया, ठीक। अब देखो देखा जाए तो हमारे पास इस पोजीशन पे डुअल बॉन्ड यहाँ पर है तो देखो हमने यहाँ पर बना लिया, क्लियर। ऐसे ही इस वाली पोजीशन पे डुअल बॉन्ड यहाँ पर तो हमने यहाँ पर बना लिया, क्लियर। और हमारे पास इस पोजीशन पे डुअल बॉन्ड है तो उसको हमने यहाँ पर बना लिया, क्लियर। इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बेंजीन है और जो क्लोरीन है उसके बीच पार्सली डुअल बॉन्ड आ रहा है, क्या है, पार्सली डुअल बॉन्ड आ रहा है। और अब आपको एक चीज़ अच्छे से बताओ, जैसे आपके पास सिंगल बॉन्ड हो और डुअल बॉन्ड हो तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा कंपेयर टू डुअल बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे इससे रिएक्शन कराने के लिए भाई, तभी तो यहाँ से इसका सब्स्टिट्यूशन होगा भाई। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो क्लोरीन हो यहाँ से निकल जाए। अब क्लोरीन आपको इसमें से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। और हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था, वहाँ पर सिर्फ एल्किल ग्रुप और क्लोरीन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा था, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्सली डुअल बॉन्ड आने के कारण इस डुअल बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान रहेगा नहीं इन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यही रीजन है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, रेजोनेंस भी पाया जा रहा है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। जब कंपाउंड बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी हो जाए, जब स्टेबल हो जाता है तो उसके रिएक्टिव होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल जोन में आ चुका है। और जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा, क्लियर, ठीक। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो पहला रीजन इसका क्या था, रेजोनेंस था। रेजोनेंस में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास बेंजीन था और हैलोजन एलिमेंट था उसके बीच पार्सली डुअल बॉन्ड आ रहा था। हमने एग्जांपल के तौर पर क्लोरोबेंजीन ले लिया था, उसका हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारे पास बेंजीन और क्लोरीन है उसके बीच क्या हो रहा था, पार्सली डुअल बॉन्ड आ रहा था। तो पार्सली डुअल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा टफ होता है इन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो उसको और आसानी से ब्रेक करके रिमूव कर सकते थे क्लोरीन को यहाँ बेंजीन रिंग में से, क्लियर। चलिए अपना अगला रीजन देखते हैं। अगला रीजन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब संकरण की बात कर लेते हैं।
इस बात को समझने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, संकरण जैसे sp, sp2 और sp3। sp संकरण सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 sp3 से कम होगा, मतलब sp3 से ज़्यादा होगा और sp से कम होगा। अगर ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात की जाए तब इसका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मीन्स क्या होता है, इस कैरेक्टर जितना डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। यहाँ पर इस कैरेक्टर 50% है और यहाँ पर 33% हो जाएगा और यहाँ पर 25% हो जाएगा। क्लियर। तो हम इतना इस सेगमेंट को, हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले इतना हम समझना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। sp जो होता है हाइब्रिड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। क्लियर। ठीक। और एक बात आपको याद रखना है, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बॉन्ड ब्रेक करना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको बॉन्ड ब्रेक करना इतना इजी होगा नहीं, क्योंकि आपको उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड हो गया, एग्जांपल के तौर पे हम क्लोरोबेंजीन देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड नंबर पे डिपेंड करता है। हाइब्रिड नंबर अगर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगर हाइब्रिड नंबर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर 4 हुआ तो sp3 हो जाएगा। आगे भी होता है लेकिन हमारा इतने से काम यहाँ पर चल जाएगा। क्लियर। और हाइब्रिड नंबर होता क्या है, जनरली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जनरली कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, तो जितने भी उसके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसको काउंट कर लीजिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलिए इस पोजीशन पर कार्बन लगा होगा, तो इस कार्बन के पास, अच्छा इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा इस प्रकार से। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, क्योंकि ये वाला तो पाई बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका सिग्मा बॉन्ड कितना निकल के आया, 3। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। सिमिलरली आप ऐसे ही हर कार्बन के लिए अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा, sp2। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा, sp2। बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्लियर। अच्छा, अब वहीं पर हम बात करते हैं हैलो एल्केन की। हैलो एल्केन के तौर पे हमने क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर जरा आप बनाएं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर देखें कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने, 4, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिड नंबर 4 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि हैलो एरीन्स में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2 है, और हैलो एल्केन्स में जो कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 है। अब हम इस ऑर्डर से समझ पा रहे हैं कि sp2 जो होता है sp3 के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कहाँ से, रेजोनेंस से हम, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन से ये बात हमको कंफर्म हो गई, संकरण से हम ये बात जान पा रहे हैं कि जो हैलो एल्केन्स का कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और हैलो एरियंस का जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना होगा इन कंपेयर टू हैलो एल्केन्स।
मीन्स हेलो एरीन्स में जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा इन कंपेयर टू हेलो एल्केन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इन कंपेयर टू हेलो एरीन्स में जो कार्बन उपस्थित होगा, क्योंकि हेलो एरीन्स में जो कार्बन होगा उसका संकरण sp2 होगा और जबकि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होगा उसका संकरण sp3 होगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि s कैरेक्टर घटने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू sp2 और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है। यही रीजन है कि यहाँ पर कार्बन जो होता है लेस रिएक्टिव हो जाता है इन कंपेयर टू हेलो एल्केन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति जो होगा हेलो एरीन्स कम अपक्रियाशील होगा जबकि हेलो एल्केन्स अधिक अपक्रियाशील होगा, क्योंकि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन उपस्थित होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो एरीन्स में उपस्थित कार्बनों की संख्या तुलना में कम होती है। इसीलिए वो जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉन्ड एनर्जी कम यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर? इसका लेस रिएक्टिव होने का एक ये भी प्रॉपर रीजन है। पहला रीजन क्या था, हमने देखा था उसका रेजोनेंस प्रॉपर रीजन था, रेजोनेंस में पार्ट 3 डुअल बॉन्ड आ जा रहा था। दूसरा हमने रीजन का क्या देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। क्लियर? उम्मीद है आपको इस बात में सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात देखते हैं, अगला हमारा रीजन क्या है, अनस्टेबल कटायन। अब इसमें देखो क्या देखेंगे, देखिए कोई कंपाउंड तभी डिसोसिएट होता है, तभी ब्रेक होता है, कोई कंपाउंड हो अगर उसको पता है कि मैं ब्रेक होने के बाद और स्टेबल हो जाऊंगा, मेरा आयोनाइजेशन होने के बाद मेरा जो रिमेनिंग कंपाउंड होगा वो और स्टेबल हो जाएगा, तो उसको ब्रेक होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हेलो एल्केन्स ले लीजिए। अब हेलो एल्केन्स का अगर हम आयोनाइजेशन कराएं इजीली हो सकता है, R+ बन जाएगा, कटायन बन जाएगा और X- बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोकटायन। क्या बन गया आपके पास, ये कार्बोकटायन, धनायन, कार्बोधनायन बन गया। क्लियर? लेकिन हेलो एरीन्स में ऐसा नहीं होगा, उसका जो कार्बोकटायन बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, मतलब फॉर्म ही नहीं होगा। सिंपल से रीजन, ये तो फॉर्म हो जा रहा है लेकिन वहां पर क्या होगा, फॉर्म ही नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ले लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पर, सुबह से चल रही है क्लोरोबेंजीन, तो उसी को लेते हैं। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, अगर इसका हम फॉर्मेशन कराएं तो इस पर प्लस आना चाहिए, क्लोरीन पर माइनस, ये फॉर्म ही नहीं होगा, नॉट फॉर्म्ड, ये बनेगा ही नहीं। मतलब बन जाता है तो स्टेबल अनस्टेबल देख लेते, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होगा कि ये बनेगा ही नहीं। बात समझ पा रहा हो? और जबकि हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था, कटायन बन जा रहा था, कार्बोकटायन इजीली बन जा रहा था। तो एक ये भी रीजन है कि यहाँ पर जो हेलो एरीन्स होगा उसका आयोनाइजेशन इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पर कार्बोकटायन फॉर्म ही नहीं होगा। हेलो एरीन्स का कार्बोकटायन फॉर्म ही नहीं होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, जबकि हेलो एल्केन्स का जो कार्बोकटायन है वो फॉर्म हो सकता है और उसकी अपनी स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो हेलो एरीन्स होंगे वो जो है हेलो एल्केन्स के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होंगे, कम अपक्रियाशील होंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति। क्लियर? तो इतनी बात हम समझ पा रहे होंगे। हमारे पास प्रॉपर 3 रीजन बहुत अच्छे से मिल गए कि हम जान पा रहे हैं कि हेलो एरीन्स हेलो एल्केन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्यों कम अपक्रियाशील होते हैं। पहला रीजन क्या था, रेजोनेंस, वहाँ पर क्लोरीन और बेंजीन के बीच पार्शियली डुअल बॉन्ड पाया जा रहा था। दूसरा रीजन हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हेलो एरीन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा हो रही थी और हेलो एल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम हो रही थी। तीसरा प्रॉपर रीजन हमने क्या देख लिया कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये कार्बोकटायन तो फॉर्म कर लेंगे लेकिन हेलो एरीन्स तो कार्बोकटायन फॉर्म ही नहीं करते, इसीलिए ये भी सबसे बड़ा रीजन कि जब आयोनाइजेशन का होगा ही नहीं तो नाभिक इतनी प्रतिस्थापन अपक्रिया करेंगे ही नहीं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना।